सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, अब हमारा टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप जो है वह अस्तित्व एकेडमी नाम से ऐप हो चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसको आप ज़रूर डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड पूरा कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये जो हम राजन सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, इस राजन सीरीज का पूरा PDF भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे पौन सीरीज का भी मिल जाएगा, हमारे क्लासेस का भी मिल जाएगा और सारे PDF आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएगा, सभी क्लासेस बिना प्रचार के देखने को मिल जाएंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं उसका सलूशन वहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए, ये जो नया संस्करण आया है आपका 2024 का, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके सभी बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को मैं डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपके 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यहाँ पे इनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस तरीके से इस पे ना डिस्कस करके हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट पसंद आएगा और इस तरीके से पहले हमने डिस्कशन नहीं किया था डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, तो आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। इस तरीके से नए तरीके से किस तरीके से यह क्लास आपको लग रही है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कैसा सेटअप हमारा लग रहा है, कैसी वीडियो क्वालिटी लग रही है, कैसी ऑडियो क्वालिटी लग रही है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे कमेंट करके वीडियो में नीचे बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। आपका पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका, यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। तो देखिए, x³ + 2x² + 5x + 10 का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड किस तरीके से होगा? देखिए, 4 पद दिए गए हैं। पहले तो आप प्रश्न को ध्यान से देखा करिए, क्या दिया गया है, क्या करना है। तो 4 पद दिए गए हैं, गुणनखंड करना है। अब 4 पद में आपको पता है, जब आप गुणनखंड करते हैं तो आप 2-2 पद, कुछ ऐसे 2-2 का जोड़ा बनाएंगे कि उनमें कुछ कॉमन मिल जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि अगल बगल ही कॉमन आपको मिल जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे x² कॉमन लिया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए 5x 10x है। यहाँ पे अंक को अगर आप देखेंगे तो 5 और 10, 5 कॉमन लिया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x²। यहाँ पे x³ की जगह क्या बचेगा? x बचेगा और 2x² में से x² कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? तो बचेगा यहाँ पे 2। तो ये बच गया। अब इन दोनों पदों की जगह हमने कितना लिख दिया? इतना। x² कॉमन कर लिया और x + 2 आ गया। अब बाकी दोनों पदों में देखिए 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5x में से 5 निकाल लिया तो कितना बचेगा? x बचेगा। और धन 10 था, 10 में से 5 निकाल लिया, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, 5 निकाल लिया तो कितना बचेगा? 2। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ गया। अब इसके बाद x + 2 यहाँ भी आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए सब गुणे के रूप में है, तो हम चाहें तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। x + 2 को दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह से जब बाहर निकाल लेंगे, देखिए अब ये 2 पद है, एक पद ये है, एक पद ये है। इन दोनों पदों में 2-2 पद आपस में गुणा हो रहे हैं, जिसमें से एक ये जो पद है x + 2 वाला, वो दोनों जगह प्रेजेंट है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा x² और प्लस यहाँ पे बचेगा 5। तो एक ब्रैकेट में हो गया x + 2 और दूसरे में ये गुणे के रूप में रहते हैं क्योंकि ये कॉमन आया है, ठीक। और यहाँ पे बचा x² और प्लस 5। तो इस तरीके से जो गुणनखंड इसका हो गया, मतलब गुणे के रूप में जो पद आपको इस तरीके से 4 पद दिख रहे थे, वह अब क्या गुणे के रूप में आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये आपका गुणनखंड हो गया। अब इसको आप मिला लीजिए, x + 2 कहाँ आपको दिख रहा है? ये, और x² + 5, ये जो ऑप्शन बा आप देख पा रहे हैं, x² + 5 × x + 2, यही ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये गुणनखंड कर लोगे आप। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 हम देखेंगे। यदि log
3 टू द पावर x प्लस 2 बेस a बराबर log 243 बेस a, तो x का मान है। अब यहाँ पे दो log लिखे गए हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है, समता सूचक चिन्ह। बराबर का चिन्ह क्या बताता है कि दोनों पक्ष जो हैं वह बराबर हैं, जितना इसका मान है उतना ही मान इसका है। तो अब यहाँ पे एक x आ रहा है, इसी x का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए log 3 टू द पावर x प्लस 2 और ये बेस a है, इस log का बेस क्या है, a है, और बराबर log 243 बेस a, यही आपको दिया है। इसमें x का मान आपको निकालना है। अब log के जो नियम होते हैं वह आपने पढ़ा है, रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक। इसमें क्या होता है, इसमें एक नियम आपने पढ़ रखा है, log x टू द पावर y अगर है और बेस यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं b है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है y log x बेस b। ठीक, इतना लिखा जा सकता है। जो log में जो संख्या होती है उसकी जो घात होती है वह बाहर log के गुणे के रूप में आ जाती है। ये नियम आपने पढ़ा है। अब यही नियम यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए log 3 टू द पावर x प्लस 2 है, बेस a है। अब यहाँ पे यह नियम जब लगेगा तो x प्लस 2 जो घात है वह बाहर गुणे के रूप में आ जाएगा, और ये इंटू log 3 बेस a हो जाएगा, और बराबर log 243। अब यहाँ पे देखिए log 3 आ रहा है, ठीक है, log 3 बेस a आ रहा है। तो इसी कुछ रूप में हम अपने इस 243 को बनाने की कोशिश करेंगे log 3 बेस a के रूप में। अब log 3 बेस a कैसे हम लिख सकते हैं, 243 को अगर हम लोग इसका गुणनखंड करें 243 का, तो 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 243 को देखिए यहाँ पे लिखा जा सकता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 और 81 त्रिक 243। तो इसको लिखा जा सकता है 3 के घाते 5। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 5 बेस a। ठीक है, 243 का गुणनखंड आप कर लोगे, या इसको घात के रूप में सिंपली लिखना कहते हैं, तो इसको आप घात के रूप में यहाँ पे लिख लोगे और आपको चीज़ें यहाँ से फिर क्लियर होने लगेंगी। जैसे इसको आप घात के रूप में लिखोगे, फिर यही जो आपको मैंने नियम बताया उसी नियम से हम इसको कितना लिख लेंगे। अब ये देखिए 3 के घात 5 है तो 5 गुणे के रूप में आ जाएगा, और log 3 बेस a, यही हो जाएगा log 3 बेस a। अब इसके बाद हम चाहें तो ये देखिए दोनों जब गुणे के रूप में है तो log 3 बेस a को बराबर के उधर भेज सकते हैं। तो ये अब लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 5 log 3 बेस a बाई log 3 बेस a। अब देखिए यहाँ भी log 3 बेस a है, यहाँ भी log 3 बेस a है, तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, दोनों समान पद हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 5, और इसको आगे सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 बराबर 5 आया तो यहीं से धन 2 को उधर भेजेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, और x 5 माइनस 2 हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा, x का जो मान आ जाएगा वह 3 आ जाएगा। x की वैल्यू जो आ गई यहाँ से वह 3 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लॉग का प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वह प्रश्न संख्या 3 है हमारा। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन है। एक कमरा है और कमरे का फर्श का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, और
कह रहा है कि यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन है। अब कमरा आप इमेजिन करिए, जिस रूम में आप हो उस रूम के फर्श को आप इमेजिन करिए। फर्श का एरिया आपको मिल गया है। फर्श का एरिया जो है वह आपको 48 दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। तो क्या आप आयतन नहीं निकाल सकते हो? आपने बेलन पढ़ा है, बेलन आपने पढ़ा है इस तरीके से। बेलन में क्या होता है? बेलन में ये जो आधार में वृत्त होता है, ये जो आधार में वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर, इसका जब हम गुणा कर देते हैं ऊंचाई h में तो हमको क्या मिल जाता है? हमको मिल जाता है आयतन पाई आर स्क्वायर h। ये होता है वॉल्यूम किसका? बेलन का। तो इसी तरीके से किसी भी कमरे का अगर आयतन हमको लिखना हो तो कमरे का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से आयतन, कमरे का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये होती है। और इस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? कमरे का क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह क्षेत्रफल लिख सकते हैं और गुणे ऊंचाई। ठीक, ये आपका आयतन हो जाएगा। अब आपको दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे? 48। और ऊंचाई कितना दिया गया है? ऊंचाई आपको 5 मीटर दिया गया है। सब कुछ मीटर वर्ग मीटर में दिया गया है। तो 8 × 5 = 40 के 4 और 5 × 20 और 4 × 24 240 मीटर क्यूब। ये आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 240 मीटर और ये क्यूब रहेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सा जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 240 मीटर क्यूब यह आपका उत्तर आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शंस में मीटर स्क्वायर में लिखा है तो ये गलत मिसप्रिंट है, इसको क्यूब सही कर लीजिएगा। ठीक है, आयतन हमेशा मीटर क्यूब में ही आएगा अगर मीटर में दिया गया है चीज़ें। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 में एक करेक्शन कर लीजिएगा। ये क्यूब रूट मतलब क्यूब के घात 6 है। ठीक है, करनी इस तरीके से लगी हुई है, करनी इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, करनी की घात 6 है और उसमें लिखा गया है 2/5 का घातांकीय रूप है। इसको घातांक के रूप में लिखना है, मतलब इसको पावर के रूप में लिखना है। अभी करणी के रूप में लिखा गया है और करणी की कुछ घात है। अब इसको अगर हम लोग घातांक के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2/5 और जो करणी को जब घात के रूप में लिखते हैं तो 1 के बटे में और करणी की जितनी घात यहाँ पे होती है वह यहाँ बटे के नीचे आ जाता है। तो 2 के घाते 1/6 ये हो जाएगा 2/5 के घाते 1/6। यहाँ ऑप्शन आ में दिया गया है 2/5 के घाते 1/6। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, यदि a x सच दैट x विषम संख्या है और x बड़ा है बराबर है 3 के तथा b एक समुच्चय है 2 3 5 6 7 8 हो तो b - a है। अब पहले तो a एक समुच्चय के बारे में देखिए, समुच्चय को डिफाइन कर दिया है लेकिन समुच्चय के एलिमेंट्स को नहीं बताया है। अब समुच्चय को जब दे दिया है कि समुच्चय x इज सच दैट x विषम संख्या है एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब इसको समझना है। a को आपको पहले a को लिख लेना है कि a में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो x इज सच दैट x एक विषम संख्या है। x ऐसा है कि x एक विषम संख्या है और x बड़ा है बराबर 3 के। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से नहीं कटती हैं। तो विषम संख्याएं आपकी शुरू होती हैं 1 से। 1 आपकी विषम संख्या हो गई, 2 फिर सम हो जाती है, फिर आपका 3 आ जाता है और 3 को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे क्योंकि x बड़ा है और बराबर यहाँ पे ये बड़ा ग्रेटर देन का साइन होता है
और नीचे जब ये लग जाता है तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे संख्या दी गई है उसको भी इंक्लूड कर लेना है। तो a के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे, x विषम संख्या है और 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है। देखिए 3 से बड़ा यहाँ पे कह रहा है, तो 3 से बड़ा क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा यानी कि 3 को रख लीजिए, उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो ये एक ए आपका समुच्चय हो जाएगा। और उसके बाद बी समुच्चय तो आपको दिया ही गया है। बी समुच्चय क्या है, 2 3 5 6 7 और 8, ये आपका बी समुच्चय हो गया। ठीक है, ए और बी समुच्चय आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद आपसे कह रहा है बी माइनस ए, बी माइनस ए आपको बताना है। बी माइनस ए समुच्चय किस तरीके से आएगा, मतलब बी के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से ऐसे एलिमेंट्स निकाल दिए जाएं जो ए में उपस्थित हैं। अब देखिए बी के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे आप देख लीजिए, 3 3 6 एलिमेंट्स हैं, 2 3 5 6 7 और 8। ठीक, अब देखिए बी माइनस ए हो रहा है, मतलब कि पहले तो हमारे पास पूरा बी था, अब बी में से हम निकाल रहे हैं ए के एलिमेंट्स, जो ऐसे एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स हैं और बी में उपस्थित हैं वो एलिमेंट्स घट जाएंगे, और ऐसे एलिमेंट्स जो बी में हैं पर ए में नहीं है वो नहीं हटेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझना है, ये बात आप समझ के रखिए। जब b माइनस ए हो रहा है तो पहला, इस पहले को आपको देखिए, पहले क्या आ रहा है b, तो पहले b आ रहा है तो समझ लीजिए कि b हमारे पास पूरा है, b आपके पास पूरा है। और उसके बाद फिर इसमें से ये जो b हमारे पास पूरा है, यानी कि ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, b के 6 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब इसमें से हमको a घटाना है, मतलब कि a में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हमको घटाना है। तो अब ये कैसे होगा, अब देखिए b में 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब घटाइए तो देखिए 2 क्या, पहले एलिमेंट को देखिए b के 2 क्या a में है, नहीं है, तो जब a में है ही नहीं तो घटेगा कैसे। ठीक है, तो 2 ये बना रहेगा। अब 3 को देखिए तो 3 क्या a में है, हाँ है, तो 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 3 बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से 5 को देखिए, क्या 5 a में है, हाँ है, तो घट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से 6 को देखिए, क्या 6 a में है, नहीं है, तो 6 हमारा जो है वह b माइनस ए में बचा रह जाएगा। इसके बाद देखिए 7 क्या a में है, हाँ है, तो 7 जो है वह घट जाएगा, ये चला जाएगा। अब इसके बाद 8 जो है वह a में नहीं है तो नहीं घटेगा। अब इसके बाद देखिए 8 के बाद, इसके बाद कोई पद b में है ही नहीं जो हमने चेक नहीं किया, तो अब क्या होगा, अब कोई पद ऐसा है ही नहीं जो b में बचा हो घटाने के लिए, तो यहीं पे जो है वह ये घटाना रुक जाएगा। ठीक है, तो b माइनस ए जो आ जाएगा आपका 2 6 और 8 आ जाएगा। ऑप्शन दा में दिया गया है, ये ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि b माइनस ए ये अलग चीज़ है और a माइनस बी आप निकालोगे ये अलग चीज़ है। यहीं पे समझ लीजिए दोनों में अंतर है। b माइनस ए जब आपने किया तो पहले आपके पास b था और b में से आपने निकाल लिया ऐसे एलिमेंट्स जो a में उपस्थित थे और b के एलिमेंट्स थे। अब a माइनस बी में a आपके पास पहले है और a में से ऐसे एलिमेंट्स आप निकाल दोगे जो b में उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से b माइनस ए और a माइनस बी में डिफरेंस होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के सर्वोपयुक्त परिभाषा दी। सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा किसने दी, बोल्डिंग ने, टिपैट ने, लॉविट ने या बोडिंगटन ने। तो सबसे उपयुक्त परिभाषा जो दी थी वह लॉविट ने दी थी। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, सांख्यिकी के पिता
कहलाते हैं? सांख्यिकी, स्टैटिक्स के फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे हम कहते हैं? बर्नौली, टिपैट, सेक्राइट्स या एकेनवॉल को हम कहते हैं एकेनवॉल को। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सांख्यिकी के फादर्स में ये एक आते हैं एकेनवॉल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा, यहाँ पे x छूट गया है, x का मान होगा। यदि 2, 3 x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। अब देखिए समांतर माध्य आपका कैसे निकलता है? सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 2, 3 और x है तो 2 धन 3 धन x और इनकी संख्या कितनी है? ये 3 संख्याएं हैं तो 3 लिखा जाएगा। और समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य दे रखा है 3 तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। अब 2 और 3 5 हो जाएंगे और धन x और बटे में 3। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 और इस 1 का गुणा इसमें होगा, कोई अंतर नहीं होगा। ये 3 का गुणा 3 में हो जाएगा। अब देखिए 5 धन x ये हो जाएगा और 3 का गुणा 3 में 9 और 5 उधर जाएगा, 9 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। तो यही हमको निकालना था। ऑप्शन आ जो हो जाएगा, x का मान जो होगा 4 होगा, तब समांतर माध्य 3 आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, 2 बटे x ऋण 1 धन 3 बटे 1 ऋण x का मान होगा। अब देखिए x के फॉर्म में 2 भिन्न दिए गए हैं। 2 भिन्न इस तरीके से दिए गए हैं कि इसमें बीजीय व्यंजक भी आ रहे हैं, मतलब x भी आ रहा है। तो अब हम भिन्न में जब भी भिन्नों का जोड़ घटाना कुछ भी करना होता है तो पहले हम क्या करना चाहते हैं? हम भिन्नों के हर को बराबर करना चाहते हैं। और यहाँ पे हर देखिए, यहाँ पे x - 1 लिखा है, यहाँ पे 1 - x लिखा है। अब हम दोनों जगह एक चीज़ कोई भी लिख सकते हैं। हम चाहे इसको यहाँ माइनस कर कॉमन ले सकते हैं और 1 - x लिख सकते हैं, या यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं x - 1। तो x - 1 हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 2 बटे x - 1 और प्लस, अब ऊपर नीचे आप चाहें तो नहीं, माइनस से गुणा नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन ले लेके आप तो यह जो x यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या जो प्लस x है वह -1 हो जाएगा और जो माइनस x है वह प्लस x हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा देखिए -1 प्लस x। इस तरीके से जब -1 कॉमन ले रहे हैं आप समझ लीजिए, और अंश में है आपका 3। ठीक, अब इसके बाद सॉल्व करिए तो 2 और बटे में x - 1 और ये देखिए यहाँ पे ऋण आ चुका है, ऋण हमने कॉमन लिया है तो धन और गुणे ऋण ये हो जाएगा ऋण और 3 और बटे में धन और ऋण हो गया, ये ऋण यहाँ पे अंश में आ गया समझ लीजिए। अब इसके बाद इसको कितना लिख सकते हैं? इसको धन x और ऋण 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस तरीके से हमने हर को समान कर लिया। ठीक, यही प्रक्रिया है हर को समान करने में। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों जगह जो है वह हर समान है। x - 1 यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है ऋण 3। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ऋण 1 बटे x - 1, ये वैल्यू आ रही है -1/x - 1, जो कि आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन दा में ही दिया गया है -1/x - 1। ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आसानी से जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप संख्याओं में डील करते हैं वैसे बीजीय व्यंजक में आपने डील किया और आसानी से ये सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरा बाह्य पद होगा। अब 4 समानुपाती पद जैसे x अनुपाते y
समानुपाते a अनुपाते b होता है। तो इसमें जो बाह्य पद होता है x गुणे b और y गुणे a, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वह बराबर होता है x इंटू बी बराबर होता है y इंटू a। यही अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का जो गुणनफल है वह 36 है और बाह्य पदों में एक पद 3 है, तो दूसरा पद क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे मध्य पदों का गुणा आपको दे दिया, यानी कि y इंटू ए का जो मान है वह आपको दे दिया है 36। ठीक, और यहाँ पे बोल रहा है कि बाह्य पदों में एक पद 3 है, मान लेते हैं x 3 है, तो 3 गुणे एक पद, दूसरा बाह्य पद आपसे पूछ रहा है b का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो अब b का मान निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा 36/3। 3 से 36 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 12। b का मान 12 आ गया। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, 3/4 के घाते 2 गुणे 3/4 के घाते 10 भागा 3/4 के घाते 8 का मान है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक भिन्न है 3/4 जिसके घात में संख्याएं लिखी हुई हैं और उसका गुणा एवं भाग हो रहा है। तो आपने घात के नियम अगर आपको याद हों तो घातों के नियम से यहाँ पे चीज़ें आपके लिए सरल हो जाती हैं। अगर किसी भी संख्या के जैसे a के घाते m है और गुणे फिर a के ही घात में n है, गुणा हो रहा है आपस में, तो ये हो जाता है a की घात में m प्लस n, मतलब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आधार, ये 3/4 क्या है आधार है और 2 घात है, 3/4 आधार है 2 घात है। इसी तरीके से यहाँ 3/4 आधार है और 10 घात है। तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/4 के घात में 2 धन 10, 2 धन 10 कितना हो जाएगा 12, और फिर भाग हो रहा है 3/4 के घात में 8। ठीक, अब यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे जब देखेंगे तो एक नियम और आपको याद आना चाहिए, जब a के घात में m हो और भाग हो रहा हो a के घाते n से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के घात में m माइनस n। ये भी घात का नियम होता है, तो वह नियम यहाँ पे लगेगा। तो ये हो जाएगा 3/4 के घात में 12 माइनस 8, यानी कि 3/4 के घात में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। 12 में से 8 घट जाएगा, आ जाएगा 4। अब इसको लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, देखिए 3 का गुणा 4 बार, 3 के घाते 4/4 के घाते 4 लिख सकते हैं। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81, 81 हो जाएगा। और 4 के घाते 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 का गुणा हो जाएगा 4 बार, तो 256 आ जाएगा। ये हो जाएगा 256। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन बा में दिया गया है 81/256, ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है। किसान विकास पत्र, जहाँ किसान शब्द का मतलब क्या हो गया, जो हमारे देश के फार्मर्स हैं उनके लिए एक स्कीम लाई गई, एक विकास पत्र, एक फिक्स डिपॉजिट योजना है ये, जिसमें क्या करते हैं किसान के पास जो भी बचत होती है उसको वह इसमें लगाते हैं और उनको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो वही पूछ रहा है कि कितने समय में दुगनी हो जाती है। जो मान लेते हैं किसान ने अगर 10,000 लगाए तो 20,000 रुपये कब हो जाएंगे, यह पूछा जा रहा है। तो यह 10 वर्ष में दूना होता है। ऑप्शन सा जो हो जाएगा, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि 10 वर्षों में दोगुनी होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है। जब ब्याज अगर अर्धवार्षिक लिया जा रहा हो तो दर क्या हो जाएगी। अब
ब्याज अर्धवार्षिक लिया जा रहा है, मतलब कि अर्धवार्षिक मतलब कि 6 माह में 6 माह पर लिया जा रहा है, और एक वर्ष में कितने 6 माह होते हैं, कितने 6 माह होते हैं, तो 2 6 माह होते हैं, यानी कि 2 मतलब एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, ये आप समझिए, ठीक है। क्योंकि पूरा वर्ष आपका 12 माह का होता है, तो 6 माह के 2 टाइम पीरियड आपको मिलते हैं एक साल में, ठीक। अब 2 टाइम पीरियड मिल रहे हैं तो दर जो हो जाती है, दर में भी 2 से भाग हो जाता है, क्योंकि ये 2 टाइम पीरियड हो जाते हैं, तो दर जो होता है वह आधा हो जाता है, दर आधी हो जाती है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर जो होती है वह आधी हो जाती है। इसी तरीके से अगर ब्याज तिमाही हो तो कितनी तिमाहियाँ होती हैं वर्ष में, 4 तिमाहियाँ होती हैं, तो दर जो होती है 1/4 हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। कोई मूलधन है, किसी मूलधन की बात की जा रही है, पूछ रहा है कि कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। अब कोई धन शुरू में मूलधन ही तो होता है, कोई धन शुरू में मूलधन, यानी कि इसको हम पी कह लेते हैं। कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। अब किस ब्याज की दर से बोला है, यहाँ पे कहीं चक्रवृद्धि ब्याज का नाम नहीं आया है, तो जब तक प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिख देता है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। अब आपको क्या निकालना है, किस दर से, आपको वह दर निकालनी है जिस दर से 12 वर्ष में धन दोगुना हो जाएगा। अब शुरू में धन आपका देखिए पी रहेगा, और 12 वर्षों बाद अगर बात करें हम लोग, 12 वर्ष बाद की अगर हम बात करें, तो यह धन क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2p हो जाएगा, यानी कि मूलधन से दोगुना हो गया। अब जब दोगुना हुआ तो इसमें तो देखिए मूलधन भी है और ब्याज भी है, क्योंकि पहले हमारा मूलधन भी था और ब्याज जुड़ के 2p हो गया है, यानी कि इंटरेस्ट कितना है इसमें ब्याज कितना है यह निकाला जाए, तो ये हम निकालेंगे। तो जो मिश्रधन हमको मिला है उसमें से मूलधन घटा लेंगे, तो हमको मिल जाएगा ब्याज, यानी कि 2p में से p घटाएंगे तो हमको p मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा मूलधन था उतना ही ब्याज अगर हो जाएगा तो धन दुगना हो जाएगा, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन है p और दर हमको निकालना है और समय हमको दिया गया है 12 वर्ष और बटे 100। और 12 वर्ष में हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वह ब्याज कितना हो जा रहा है, मूलधन के बराबर, यानी कि p गुणे r गुणे 12 और बटे में 100। अब r को बस इधर रखेंगे और बाकी चीज़ों को बराबर के उधर भेज देंगे। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r बराबर इधर p में 100 से गुणा हो जाएगा, p में 100 से गुणा हो जाएगा। इसके बाद p बटे 12। अब देखिए p से p कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 25 और बटे 3, 25 बटे 3 आ जाएगा। r का जो मान आ जाएगा 25 बटे 3 आ जाएगा। इसको दशमलव में बदलना चाहेंगे तो 3 अट्ठे 24 होता है 8 बार, और 0.1 और 3 बार 8.3% दर आ जाएगा। 8.3 और 8.3 के नज़दीकी कौन सा प्रतिशत है, 8। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 8.3
प्रतिशत ब्याज की दर से 12 वर्ष में कोई धन दुगना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 4 महीने में ₹50 का 1 पैसे प्रति महीने की ब्याज की दर से ब्याज होगा। अब देखिए बोल रहा है कि 4 महीने में ₹50 का 1 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने। अब ये समझिए कि 1 पैसा अगर कोई ऋण ले रहा है, कोई उधार ले रहा है, तो उसको, ठीक है, 1 पैसा नहीं, मान लेते हैं 1 रुपया कोई उधार ले रहा है, 1 रुपये कोई उधार ले रहा है, तो उसको 1 रुपये पे 1 पैसा प्रति महीने पर मंथ जो है वह देना होगा। ठीक है, 1 रुपये उधार लिया है तो 1 पैसे 1 रुपये पे देने होंगे और हर 1 महीने देने होंगे। तो पूछ रहा है कि 4 महीने में ₹50 का कितना ब्याज देना होगा। ठीक है, ये ब्याज की दर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने 50 रुपये लिए हैं तो आपको हर महीने 1 रुपये पे 1 पैसा देना पड़ रहा है, तो 50 रुपये पे कितना देना होगा? 50 पैसे हर महीने देने होंगे, 1 मंथ में आपको देने होंगे। इसी तरीके से 4 महीने का पूछ रहा है, तो 4 महीने का कितना हो जाएगा? 50 रुपये का, देखिए 50 रुपये का 50 पैसा 1 महीने में लग रहा है, तो 4 महीने में कितना लग जाएगा? 50 पैसे गुणे 4 यानी कि 200 पैसे ये आपके लग जाएंगे। और 200 पैसे कितने के बराबर होंगे? 2 रुपये के बराबर हो जाएंगे, यानी कि ब्याज कितना आ जाएगा? 2 रुपये। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। 1 रुपये पे 1 पैसा हर महीने देना पड़ता है। 50 रुपये लिया तो 50 पैसे हर महीने देना पड़ेगा, और 4 महीने के लिए लिया है तो 4 महीने तक 50 पैसे हर महीने देना पड़ेगा, यानी कि 200 पैसे देना पड़ेगा। और 200 पैसे को हमने कन्वर्ट कर लिया रुपए में, 100 से भाग कर देंगे, 2 रुपये जो है ये उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। ₹1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर होगा। अब बोल रहा है कि 1000 रुपये है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज आपको निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको निकालना है, साधारण ब्याज भी निकालना है, और देखना है कि अंतर कितना आता है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, मूलधन है 1000 और गुणे दर हमारी है 10%, और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए, और बटे 100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, और ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 100 नहीं, ये 1000 है, मूलधन 1000 है। तो 2 शून्य कटेगा, 1 शून्य बचा रहेगा, एक शून्य गुणा होगा 100 और 2 में गुणा होगा तो 200, यानी कि इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे तो इसमें इंटरेस्ट आता है, देखिए P × 1 + R/100 to the power n - P। ठीक है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब इसमें इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इसमें ब्याज कितना आ जाएगा? P है 1000 और 1 + R ये है 10 और बटे में है 100, समय है 2 वर्ष, और P कितना है? 1000। ठीक, मूलधन है 1000। अब 1000 गुणे, इसको देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और ये हर समान करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 धन 1 11 हो जाएगा।
और ऊपर है 2 और 1000। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 माइनस 1000। शून्य से शून्य काट दीजिए, शून्य से शून्य काट दीजिए। अब 11 का गुणा 11 में हो जाएगा तो 121 आ जाएगा। 121 और शून्य ये हो जाएगा 1210 माइनस 1000। अब 1210 में से 1000 घट जाएगा तो 210 बच जाएगा। यानी कि ब्याज कितना आ गया 210। यहाँ ब्याज आ रहा है 210, यहाँ आ रहा है 200। तो 210 माइनस 200 अंतर कितना आ जाएगा, ब्याज का अंतर आ जाएगा 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन सामने दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक तरफ हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, एक तरफ हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया है। तो ये जो है हमारा इस तरीके से दोनों ये ब्याज का अंतर पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है यह आपसे पूछा है। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है। रुपये 100 का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब 1 वर्ष अगर वार्षिक ब्याज जोड़ें तो 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो चाहे आप इस पे साधारण ब्याज का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एक बार करने के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए 100 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज केवल पूछ रहा है तो ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस P। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 के घाते समय माइनस मूलधन। ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे मूलधन कितना है 100 है और 1 धन दर कितनी है 10% की दर है और बटे 100 और समय है 1 वर्ष माइनस ये P क्या है आपका, P है मूलधन यानी कि 100। अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए घात 1 है तो ब्रैकेट सीधे खोल दीजिए। इस एक घात का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से तो एक घात यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए सीधे गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100 और धन 100 का गुणा होगा 10 में, नीचे भी 100 है, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 10 और माइनस 100। ये कितना आ जाएगा 100 में से 100 घट जाएगा और बचेगा कितना 10, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो आ जाएगा वह 10 रुपये आ जाएगा। और सीधे सीधे अगर फॉर्मूला आप लगाते PRT/100 तो P आपका कितना है 100 है, R है 10 और वर्ष है 1 वर्ष और फिर आपका बटे में 100, 100 से 100 कटता, आपका जो ब्याज आ जाता 10 रुपये ऐसे भी आता। साधारण ब्याज का भी फॉर्मूला आप लगाते तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 वर्ष का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो उसका जो मान आता है वह समान आता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 18 है। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उसका माध्य 9 है तो उसका योगफल होगा। देखिए माध्य क्या होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों, जितने भी प्रेक्षण हुए हैं उनका योग। ठीक है, ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग आप लिख लीजिए, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये हो जाता है। तो माध्य आपको दिया गया है, वैल्यूज पुट कर लीजिए 9 और आपसे क्या पूछ रहा है प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, प्रेक्षणों की संख्या आपको दी गई है, प्रेक्षणों की संख्या 13 है, बटे में 13 कर दीजिए। तो योग बराबर लिख सकते हैं 13 को इधर भेज दीजिए तो 9 गुणे 13 हो जाएगा और 13 9 कितना होता है 117, मान कितना आ जाएगा 117, ऑप्शन आ में दिया गया है। तो प्रेक्षणों का योग हो जाएगा वह 117 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको आप समझ गए होंगे। अब उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सभी प्रश्न जितने मैं करा रहा हूँ
सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्लास में ही हम इतना ही रहने देते हैं। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, देखिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए और बहुत अच्छे से अच्छे क्लास में आपको दे पाऊँ। अब यह क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को आप लाइक करिए, अधिक से अधिक कम से कम 5 मित्रों में आपको शेयर करना है इस क्लास को, ताकि इसी तरीके से सभी लोग आसानी से पढ़ पाएँ और अच्छे से पूरे सब्जेक्ट को समझ पाएँ। ठीक है, गणित विषय में बहुत बैक आती है और जब बैक आती है तो बहुत दुख भी होता है और बहुत अच्छे मार्क्स भी आप लोग लेकर के आते हैं जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो अभी देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक से मैं एकदम बेसिक पे ही रह के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई लोग की पढ़ाई बीच में गैप हो जाती है, कई लोग दूसरे बैकग्राउंड से होते हैं, तो इसलिए आप सभी को मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि सभी क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास के बारे में आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इसी तरीके से आप सभी लोग चैनल से बने रहेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अभी भी कोई अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट करके बताइए। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा कर के देखिए। सभी विषय इसी तरीके से आसानी से पढ़ाए गए हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।